नमस्ते दोस्तों। सोर्स मटेरियल पर आधारित हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, उसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के सबसे बड़े एग्जाम घोटाले की। देखिए, ये कोई आम स्कैंडल नहीं है, ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2 मई 2026 की एक रात से। सोचिए, एग्जाम से ठीक एक रात पहले एक पीजी हॉस्टल के मालिक के फोन पर देर रात एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। उस मैसेज में साफ साफ लिखा था, सीकर से एक दोस्त ने भेजे हैं, ये कल के नीट एग्जाम के 300 सवाल हैं। मतलब देश का सबसे क्रिटिकल मेडिकल एग्जाम होने वाला है और उसका पेपर एक रात पहले ही एक आम से फोन पर पहुंच चुका था। यहीं से इस पूरे खेल का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 135। ये सच में आपके होश उड़ा देगा। जब एग्जाम खत्म हुआ और उन लीक हुए सवालों को असली पेपर से मिलाया गया ना, तो 180 में से पूरे 135 सवाल बिल्कुल डिट्टो सेम थे। एक कॉमा या फुल स्टॉप तक का अंतर नहीं था। और तो और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल तो एक अनब्रोकन सीक्वेंस में थे। ये साफ दिखाता है कि भाई ये कोई तुक्का या किसी का गैस नहीं था, बल्कि एक 100% परफेक्ट लीक। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए लीक हो गया, पर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? तो इसका जवाब है ये नंबर 22 लाख। देखिए, नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। हर साल 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इसे देते हैं। ये उन 22 लाख स्टूडेंट्स के सपनों, उनके फ्यूचर और उनके परिवारों की सालों की कड़ी मेहनत का सवाल है। इतने सारे लोगों की उम्मीदें सिर्फ इस एक दिन पर टिकी होती हैं, और इस तरह के लीक ने उस पूरे भरोसे को चकनाचूर कर दिया। और इस अभूतपूर्व स्थिति का नतीजा क्या निकला? वो हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नीट का ये एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल करना पड़ा। ये एक बहुत ही बड़ा और कड़ा कदम था, जिसने रातों रात पूरे देश के लाखों छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया। तो चलिए अब आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, सप्लाई चेन, एक देशव्यापी परीक्षा की चोरी। इसमें हम देखेंगे कि आखिर इस पेपर को चुराया कैसे गया। देखिए, ये कोई ऐसी चोरी नहीं थी कि कोई गया और चुपके से पेपर उठा लाया। इसे बाकायदा 3 स्टेप्स में बहुत ही प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक से पेपर की फिजिकल कॉपी चुराई गई। फिर, ताकि कोई डिजिटल फुटप्रिंट ना छूटे, मोबाइल फोन की जगह एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया। और लास्ट में इसे एक शैडो सर्वर पे अपलोड कर दिया गया, ताकि सरकार के मॉनिटरिंग सिस्टम्स को इसकी भनक तक ना लगे। अब इस पूरे खेल में जो पैसों का लेन देन हुआ ना, वो और भी हैरान करने वाला है। पेपर नासिक से निकला, जहां एक मेडिकल स्टूडेंट ने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा। फिर वहां से सॉफ्ट कॉपी के रूप में गुड़गांव पहुंचा और सीधे इसकी कीमत हो गई 15 लाख रुपए। इसके बाद यह पेपर राजस्थान के रामगढ़ में पूरे 30 लाख रुपए में बेचा गया। मतलब जैसे जैसे ये पेपर अलग अलग राज्यों से गुजरा, इसकी कीमत आसमान छूने लगी। लेकिन रुकिए, गुड़गांव में पकड़े जाने से बचने के लिए इन्होंने एक बहुत ही शातिर दिमाग लगाया। इन्होंने सीधे असली सवाल नहीं बेचे। इसके बजाय असली सवालों के बीच में कुछ बाहर के सवाल फंसाकर कुल 410 सवालों का एक गैस पेपर बना दिया। ये एक तरह का कवर अप था, ताकि जो इसे खरीदे उसे लगे कि वो बस एक प्रैक्टिस पेपर खरीद रहा है और किसी को शक भी ना हो। और जैसे जैसे एग्जाम का दिन पास आता गया, इस पेपर की मार्केट वैल्यू धड़ाम से गिरने लगी। जो पेपर 26 अप्रैल को 30 लाख का था, वो 29 अप्रैल तक सीकर के एक एजेंट के पास 5 लाख में आ गया। अब इस अकेले एजेंट ने क्या किया? उसने इसे 700 स्टूडेंट्स को बांट दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि 2 मई आते आते केरल के एक छात्र को यही पेपर मात्र 500 रुपए में मिल गया। डिस्ट्रीब्यूशन का ये आखिरी चरण सच में सबसे खतरनाक था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, खतरे के संकेत और लीपापोती। कैसे पूरा का पूरा सिस्टम इस सच्चाई को मानने से इनकार करता रहा। इस पूरे केस की सबसे बड़ी विडंबना सुनिए आप। जब सीकर में एक पिता को शक हुआ और वो पूरे सबूत लेकर वहां की उद्योग नगर पुलिस के पास पहुंचे, तो पता है पुलिस का क्या जवाब था? उन्होंने कहा, अफवाहें मत फैलाओ, और उन्हें वहां से चलता कर दिया। मतलब इतने बड़े घोटाले को शुरुआत में ही सिरे से नकार दिया गया। वो तो बहुत बाद में जाकर राज्य के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने मामले की गंभीरता को समझा और जांच शुरू की। अब जरा सोर्स मटेरियल से मिली इस जानकारी पर गौर करते हैं। जांच में मुख्य आरोपियों में से एक के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प फैक्ट सामने आए हैं। बताया गया है कि वो एक राजनीतिक युवा विंग के सदस्य हैं और राज्य के कुछ मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। जांच के मुताबिक उन्हें करीब 1 महीने पहले से पता था कि पेपर लीक होने वाला है,
और एक फैक्ट ये भी है कि पिछले ही साल उनके परिवार के 4 सदस्यों ने ये एग्जाम पास किया था। हम यहाँ बिना कोई पक्ष लिए सिर्फ फैक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन हाँ, ये फैक्ट्स अपने आप में सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास पक्के सबूत हैं कि 135 सवाल बिल्कुल मैच कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ शुरुआत में एनटीए के महानिदेशक का बयान आता है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हुई थी। इतने बड़े पैमाने पर सबूत सामने होने के बावजूद इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं सिस्टम की जवाबदेही पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर ब्लेम गेम। राजस्थान के अधिकारियों ने कहा कि भाई, इस लीक का मेन सेंटर तो महाराष्ट्र है। उधर नासिक के डीसीपी ने इन सारी बातों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता दिया। और जब पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछने की कोशिश की तो वो बिना कोई जवाब दिए वहां से बच के निकल गए। इस पूरी लीपापोती और खींचतान में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? उन बेकसूर स्टूडेंट्स का जो अपनी सालों की मेहनत के सही रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। और पता है सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात क्या है? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। जरा 2024 के उस वाक़े को याद कीजिए जब 67 छात्रों को 720 में से पूरे 720 यानी परफेक्ट स्कोर मिल गया था। और इसका कारण क्या बताया गया? कुछ ग्रेस मार्क्स जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कभी दिया ही नहीं गया। उस वक्त भी बहुत हल्ला हुआ था, बहुत विरोध हुआ था, लेकिन कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया। और आज हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेक्शन पर, मानवीय कीमत और क्यों जरूरी है एक प्लान बी की तलाश। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। देखिए, जब लाखों स्टूडेंट महीनों तक अपनी नींद, अपना सुकून सब कुछ त्याग कर एक एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर अचानक ऐसा कुछ हो जाए तो टूटना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अपना पूरा फ्यूचर सिर्फ एक परीक्षा के भरोसे छोड़ देना बहुत बड़ा रिस्क है। फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम खुद को काबिल कैसे बनाएं, ना कि सिर्फ एक डिग्री के पीछे भागें। और इसीलिए बाकी करियर ऑप्शंस के बारे में सोचना आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही बढ़िया गाइड दी गई है जो बताती है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अलावा भी बहुत सी शानदार फील्ड्स हैं, जैसे डेटा साइंस, यूआई यूएक्स डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स या फिर कंटेंट क्रिएशन। ये ऐसे उभरते हुए सेक्टर्स हैं जहां आपको अच्छी ग्रोथ तो मिलेगी ही, साथ ही काम करने में मजा भी आएगा। मतलब सफलता के और भी कई रास्ते हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही गंभीर सवाल। जब कोई सिस्टम देश के सबसे बड़े और अहम एग्जाम्स को ही सुरक्षित नहीं रख पाता, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सफलता का क्या मतलब निकालेंगी? क्या वक्त नहीं आ गया है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव की मांग की जाए? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी का मुद्दा है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत